वेल, थैंक यू। ओके, चलिए सेक्शन 177 आज देखने वाले हैं। ओके, सेक्शन 177 जो है वो ऑडिट कमेटी के बारे में बात करता है बच्चों। अब इसके ऑडिट कमेटी क्या होती है, किस किस को कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत है, क्या प्राइवेट कंपनीज पर अप्लाई होती है, कितने लोग रहेंगे इसके अंदर, कौन कौन से लोग रहेंगे, क्या क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें हम सेक्शन 177 के अंदर आज देखने वाले हैं। नाउ सबसे पहला, द फॉर्मेशन ऑफ ऑडिट कमिटी। So these kind of companies has to constitute an audit committee. सबसे पहला, every public listed company, यानी कि आपकी जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है उनके ऊपर तो मैंडेटरी है ना। ऐसी पब्लिक कंपनीज जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर हो, यहां पर मैंने इस लैंग्वेज में लिखा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन आपकी पब्लिक कंपनीज जिनका टर्नओवर 100 करोड़ और मोर हो, ये सब कंपनीज। एंड आपकी पब्लिक कंपनी जिसका एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन या फिर डिबेंचर एंड डिपॉजिट्स, इन तीनों का एग्रीगेट अगर किससे ज्यादा बैठा है बेटा 50 करोड़ से ऊपर, यहां पर इक्वल टू 50 करोड़ नहीं है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। अब आपको लग रहा होगा सर ये जो लिमिट है हमारी देखी देखी सी लग रही है, किसी को ऐसा लग रहा है क्या बच्चों? Yes, sir. कौन से के अंदर हमने देखा था कि ये लिमिट हमको देखी देखी से लग रही है? सर सेक्शन बताइए। सर Independent डिपॉजिट्स में था। डिपॉजिट्स में नहीं था बेटा। सर Independent आउटस्टैंडिंग लोन Independent डिबेंचर्स और director. डिपॉजिट, ये जो 50 लाख के लिए इंडिपेंडेंट 50 कर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई बोला है आई एज्यूम। Yes, sir. सेक्शन 149 के अंदर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंट करने की जो आपको लिमिट दे रखी है वो एग्जैक्टली सेम है, बस ये डिफरेंस है इसके अंदर, ये चीज नहीं है। क्योंकि लिस्टेड कंपनी के लिए क्या हो जाता है बेटा, कितने अपॉइंट करने पड़ जाते हैं उनको, एटलीस्ट 1/3। यस, है। यस और नो, ये वहां पे अपॉइंट करने पड़ जाते हैं। जबकि ये और ये इन सब के अंदर किस में आता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर आता है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने यही लिखा हुआ है। ये सारी की सारी लिमिट्स अगर आप करते हैं ना तो आपको ऑडिट कमेटी तो बनानी पड़ेगी इन सब केसेस के अंदर। और आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, यही सेम टू सेम किस पर एप्लीकेबल है बेटा, आपके एनआरसी के ऊपर भी एप्लीकेबल है। यानी नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी बनाने के लिए आपको अलग से लिमिट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लेना, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर, and public companies having aggregate of the outstanding loan, debentures and deposits exceeding 50 crore. In that case also the company has to form an NRC। ठीक है, चलिए सब सेक्शन 2 यहां पर बात करता है रिगार्डिंग द ऑडिट कमेटी के अंदर कितने लोग होंगे। सो देखो, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स तो होनी चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर मेजोरिटी आपके कितने रहेंगे बच्चों, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है ना, ये जितने भी आपने ऑडिट कमेटी के अंदर मेंबर्स रखे हैं, among them majority of the audit committee members including chairman also, उनके पास क्या एबिलिटी होनी चाहिए, टू रीड एंड टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द रीड एंड अंडरस्टैंडिंग बच्चों? मतलब सर उसकी हम, नॉलेज होनी चाहिए। यस, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसका अच्छा इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फिगर्स आपको दे रखे हैं उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है कंपनी के ऊपर, ये उसको समझने की अंडरस्टैंडिंग उसके ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये लीजिए एक नोट है आप लोगों के लिए कि मेजोरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो क्लॉज है वो किस पर अप्लाई नहीं होता है बच्चों, सेक्शन 8 कंपनी पर अप्लाई नहीं होता। यानी कि सेक्शन 8 कंपनी को अगर बनानी पड़ती है तो उसके अंदर उसको मेजोरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की जरूरत नहीं है। बताइए, क्लियर है बच्चों यहां तक?
ओके, नेक्स्ट सबसेक्शन 3 जो कि बात करता है एवरी ऑडिट कमिटी, जो भी क्या है हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के कमेंसमेंट से पहले क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं. सो देयर विल बी अ प्रोबेबिलिटी कि ऑडिट कमेटी के जो भी मेंबर्स होंगे वो हमारे हिसाब से नहीं होंगे. बोलो बच्चों, यस और नो? यस. सो हम इनको कहते हैं कि आप एक साल के अंदर अंदर क्या कर लीजिए, रिकॉन्स्टिट्यूट कर लो अपनी ऑडिट कमेटी को एज पर सबसेक्शन 2, विच मींस कितने डायरेक्टर्स उसके अंदर होने चाहिए, कितने उसके अंदर मेजोरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ये सारे के सारे आप कर लीजिए. कितने टाइम में बच्चों? विद इन 1 ईयर. नाउ द फोर्थ सबसेक्शन, ये फोर्थ सबसेक्शन बात करता है इसके फंक्शंस, इसके रोल्स, इसके रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कि हमारी ऑडिट कमेटी को आपने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, वेरी नाइस, बट व्हाट आर इट्स फंक्शंस, करेगी क्या ये? So it says the every audit committee shall act with the terms of the reference which shall be in writing. Means all the things which the audit committee is supposed to be performed वो writing के अंदर रहेगी. Then which shall include, ये सारी चीजें इसके अंदर रहती हैं. अच्छा, ये include है तो बस यही चीजें आनी चाहिए कि इसके अलावा भी और चीजें आ सकती है बच्चों? बच्चों प्लीज रिमेंबर, ये इंक्लूसिव है, यानी कि और चीजें भी आ सकती हैं, बस ये कह रहा है ये तो आनी ही चाहिए. सबसे पहला हमारी ऑडिट कमेटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करेगा बेटा, रिकमेंडेशन देगा रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, रिम्यूनरेशन एंड द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. तो इसके रिगार्डिंग यहां से रिकमेंडेशन जाता है. ठीक है, फिर देखिए, the audit committee has a responsibility to review and monitor the auditor's independence, performance and effectiveness of the audit. So the audit committee has to ensure कि हमारा ऑडिटर क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट ही है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है एंड ऑडिट वो इफेक्टिव तरीके से कर रहा है. देन थर्ड पॉइंट, whenever there is a related party transaction, उसका अप्रूवल, एंड अगर हम अप्रूव स्ट्रेट वे नहीं कर रहे हैं और सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन करना है, इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ये चीजें देखें. देन वी ऑल्सो हैव अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट. ये पहले हमारे यहां से क्या होती है, एग्जामिन होती है, बाद में क्या जाती है, बोर्ड के अंदर जाती है बच्चों. ठीक है, ये लीजिए. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर एक हल्का सा पॉइंट आपको दे रखा है कि इवन की ऑमनिबस अप्रूवल कैन आल्सो बी अ गिवन. अब ये ऑमनिबस अप्रूवल क्या होता है, जहां पर सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास करके आप कई सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं विच आर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. यानी कि आपने रेजोल्यूशन कौन सा पास करवा लिया, एक ऑमनिबस वाला, उसके अंदर आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर सारे के सारे मोर देन वन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम ऑमनिबस अप्रूवल. ये ट्रांजैक्शंस कैसे होंगे बच्चों, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के ट्रांजैक्शंस होंगे. बताइए, आर यू फॉलोइंग मी? Yes, sir. Okay. Then the audit committee is also entrusted with the responsibility of scrutiny. किसका? इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, सो इंटर कॉर्पोरेट लोन्स मतलब हमारी कंपनीज आपस में लोन देती रहती है, उनको स्क्रूटिनी करना, एंड हमारी कंपनी कितने इन्वेस्टमेंट्स कर रही है इसके लिए. 186 एंड 187 ये दो जो सेक्शन है ये उस बारे में बात करता है बेटा. देन वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड अंडरटेकिंग्स ऑफ द कंपनी. सो हमारी एसेट्स की जो वैल्यू है वो उतनी ही है जितनी हमारे बुक्स के अंदर दिखा रही है. टू मेक श्योर इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट कमिटी टू चेक. ओके, देन इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, इसको भी इवेल्युएट करने का काम हमारा है. एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम. नाउ व्हाट आर द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स?
हमारी कंपनीज के अंदर जो हम पॉलिसीज बनाते हैं सो दैट हमारी कंपनीज के अंदर फंक्शनिंग प्रॉपर हो रिगार्डिंग द फाइनेंस ऑपरेशन एंड ऑल, उसे कहते हैं अपन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। सो क्या ये प्रॉपर है? ये भी हमारे ऑडिट कमेटी ही देखनी होती है। एंड लास्ट वर्क, मॉनिटरिंग एंड यूज ऑफ फंड्स, यानी कि आपने जो मनी रेज की है किसके थ्रू बच्चों? पब्लिक ऑफर के थ्रू। एंड उससे जो रिलेटेड मैटर्स हैं, हमको ये एंश्योर करना है कि पब्लिक ऑफर से आपने जो मनी रेज की है उसका आप प्रॉपर तरीके से क्या कर रहे हैं? यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। विच मीन्स जैसा कि आपने बताया है अपने प्रोस्पेक्टस में, इफ यू से कि हम प्रोस्पेक्टस के अंदर प्लांट एंड मशीनरी लेकर आएंगे, so it's the duty of the audit committee to ensure that the company use that fund raised by the public offer for the purchasement of plant and machinery. Now, is there any problem in this? बच्चों, सर ये लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर देना। लास्ट वाले पॉइंट के अंदर ये कह रहा है बच्चों, हमारी कंपनी ने पब्लिक ऑफर से जो पैसा रेज किया है वो मनी आप प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हो, उसको एंश्योर करने का काम हमारी ऑडिट कमेटी का है। एंड उससे जुड़े हुए जो मैटर्स हैं, इंसिडेंटल मैटर्स, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऑडिट कमेटी पर आती है। yes? सर एक बार ये ओमनिबस वाला वापस बता दो। ऑमनिबस अप्रूवल, बेसिकली ऑमनिबस अप्रूवल वो अप्रूवल होता है बेटा जिसके अंदर आपको सिर्फ एक बार क्या लेना पड़ता है? आपको सिर्फ एक बार अप्रूवल लेना पड़ता है कमिटी से। टॉकिंग अबाउट दिस केस, तो आपको ऑडिट कमिटी के पास आप जाइए, ऑडिट कमिटी से बोलिए देखिए एक्चुअली क्या है, मेरा जो ब्रदर है हम उससे सर्विस लेने वाले हैं। तो ऑडिट कमेटी कहती है बोले ले लो हमसे फिर क्या अप्रूवल। तो हमने कहा ब्रदर से तो बार बार हमको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, तो हमको बार बार आना पड़ेगा आपके पास। फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस व्हाई डोंट यू गिव अस एन ऑमनिबस अप्रूवल? तो ऑडिट कमेटी कहती है हाँ ये भी ठीक है। तो ऑमनिबस अप्रूवल क्या कर दिया, ऑडिट कमेटी ने दे दिया। अब हमने ऑमनिबस अप्रूवल दे दिया और इसका एक पीरियड सेट कर दिया। जो पीरियड है वो मैक्सिमम जा सकता है बच्चों 1 ईयर, ठीक है। सो इन आर केस सपोज हमने 10th मंथ का क्या कर दिया, 10 मंथ का पीरियड सेट कर दिया और उसके लिए हमने ऑमनिबस अप्रूवल दे दी। अब उस 10 मंथ के अंदर मैं कितनी भी ट्रांजैक्शन करूं मेरे ब्रदर से, मुझे वापस ऑडिट कमेटी के पास अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्हाट आई हैव ऑलरेडी टेकन ऑमनिबस अप्रूवल। उस केस के अंदर उस 10 मंथ के पीरियड के अंदर मैं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या कर सकता हूं, which shall be related party transaction, no doubt about it, but though I have taken the omnibus approval, I don't have a need to go again and again to the audit committee for the approvals. बच्चों clear है? Yes sir. Okay, so we are getting on the subsection 5. It says the audit committee will call for the comments. Audit committee may call for the comments from the auditors. यानी ऑडिट कमेटी बोल सकती है ऑडिटर्स को कि हाँ भैया आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। अब किस किस बारे में बात कर सकती है? इट कैन टॉक अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है, आपके अंदर के जो इंटरनल मैटर्स हैं, क्या चल रहा है, क्या पॉलिसीज बनाई है, कितनी इफेक्टिव है पॉलिसीज, बताओ। देन द स्कोप ऑफ द ऑडिट इंक्लूडिंग द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द ऑडिटर्स, यानी आप जो ऑडिट करने वाले हो हमारी कंपनी की, क्या उसका कवरेज है, ठीक है। और दूसरा हमारे ऑडिटर्स का क्या ऑब्जर्वेशन है हमारी कंपनी के रिगार्डिंग और हमारी जो ऑडिट होने वाली है उसके रिगार्डिंग। देन ऑन द रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिफोर द सबमिशन टू द बोर्ड। सो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑडिट रिपोर्ट कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड यानी बोर्ड के सामने रखने से पहले द ऑडिट कमेटी में call for comments from the auditors regarding the financial statements. Now, apart from all these three things, the audit committee may also discuss on the related issues. किसके साथ? Internal auditors के साथ, statutory auditors के साथ, and the management of the companies के साथ. Internal auditor आपको 139 से 148 के बीच में मिलेगा। Statutory auditors भी 139 के अंदर ही आपको उधर मिलेगा, ऑडिटर्स वाला आता है ना वहां पर।
एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी मींस आपके डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ द कंपनी, उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सब सेक्शन 6 यहां पे कहता है कि ऑडिट कमिटी शैल हैव द अथॉरिटी। सो हमारी ऑडिट कमिटी के पास ये अथॉरिटी है। अब अथॉरिटी क्या क्या है वो देखना पड़ेगा अपने को। फर्स्ट ऑफ ऑल, द ऑडिट कमिटी हैज द अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं क्या? नहीं, ओनली दोज मैटर्स विच आर मेंशन अंडर सबसेक्शन 4। अब सबसेक्शन 4 क्या था बच्चों, फुर्ती से बताओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस। सो उसके रिगार्डिंग अगर हमारा काम फंस रहा है तो फिर उस केस के अंदर उस आइटम्स के रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और रेफर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि अपार्ट फ्रॉम द मैटर्स विच आर मेंशन्ड इन सबसेक्शन 4, if the board refer to the audit committee ki please investigate into this matter, then the audit committee can also investigate into these also matters. Then second authority, power to obtain the professional advice। यानी कि अगर हमारी ऑडिट कमेटी की ऐसी सिचुएशन के ऊपर आकर स्टक होती है जहां पर उसको नहीं पता कि क्या करा जाए, तो वो एक्सटर्नल सोर्सेज से क्या ले सकती है बच्चों? प्रोफेशनल एडवाइस ले सकती है। प्रोफेशनल एडवाइस मतलब आपके कंपनी सेक्रेटरी हो गए, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, इनसे जितने भी तरह की एक्सपर्ट एडवाइस आपको चाहिए आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लास्ट, द ऑडिट कमिटी हैज फुल एक्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो किसके पास है? कंपनी के पास है या कंपनी के रिकॉर्ड्स में है। सो कंपनी मना कर सकती है क्या ऑडिट कमेटी को कि नहीं भैया ऑडिट कमेटी हो अपनी हद में रहो? नो सर। उनके पास पूरा एक्सेस है इंफॉर्मेशन लेने का, लेकिन इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग बच्चों? वही सबसेक्शन 4 के मैटर्स या जिसको बोर्ड ने रेफर किया है, उसके अलावा कहीं छेड़ाछाड़ी नहीं करते हम लोग। बताइए, सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6, इज इट क्लियर बच्चों? ओके, नेक्स्ट आता है आपका ऑडिटर्स और हमारे जो केएमपी हैं। सवाल ये आता है कि क्या हमारे जो ऑडिटर्स हैं, दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स और वगैरह वगैरह, है ना, एंड हमारे केएमपी, एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट आर द केएमपीज आर। फुर्ती से बताना चालू कर दो, कौन कौन होते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर। अच्छा ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ। तो इन सब ये सब रहेंगे एक साथ में कि क्या? नहीं सर, इनमें से कोई भी एक। इनमें से कोई भी एक, ठीक है। फिर सीईओ, फिर सीएफओ, फिर सीएस, सीएस, फिर बस सर हमारी गाड़ी रुक गई है। Sir, officer just below the levels of directors. वाह वाह वाह, ऑफिसर्स जस्ट बिलो द लेवल ऑफ Directors. डायरेक्टर्स, अगर प्रेस्क्राइब्ड करता है बोर्ड तो, Yes. ठीक है, इफ बोर्ड प्रेस्क्राइब्स, ठीक है, इफ बोर्ड प्रेस्क्राइब्स नाउ। और इसके अलावा एक और पॉइंट है कि एनी अदर पर्सन Other persons as well prescribed. ठीक है, चलो जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूं। नाउ अब ये हमारे ऑडिटर्स, नाउ द क्वेश्चन अराइज इज, नाउ आर ऑडिटर्स एंड द केएमपीज कैन अटेंड द मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी? क्या कर सकते हैं क्या? तो कहता है कि आपकी जो ऑडिट कमेटी की मीटिंग होगी उसके अंदर इन दो तरह के लोगों को राइट टू बी हर्ड तो होगा, यानी कि अगर ये बोलना चाहते हैं डेफिनेटली दे विल स्पीक रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग कंसिडरिंग ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। सो अगर आपका जब मैटर आता है कंसिडरिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट, then the auditors and the key managerial persons have the right to be heard at the meeting of the audit committee, ठीक है, लेकिन बट नो राइट टू वोट, लेकिन इनको वोट करने का राइट नहीं है। क्या मुझे कोई लॉजिक बता सकता है कि हमारे ऑडिटर्स को बेचारों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है कि उनको वोट नहीं करने दिया जा रहा है? बच्चों
दिमाग दौड़ाओ। Why the auditors are not allowed to vote in the audit committee meeting? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। सर क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब मतलब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं, बोले कुछ भी करो हमें क्या, तो हम अरे नहीं, वोट ऐसे नहीं, कंपनी के अंदर उनका इंटरेस्ट नहीं है ऐसा। हाँ ठीक है, गलत हो। अब सुनो, हमारे ऑडिटर्स नहीं तो क्या बनाई है, अरे ऑडिट रिपोर्ट बनाई है, यस और नो। अब उस ऑडिट रिपोर्ट सही है, उसके लिए भी अगर हम ऑडिटर्स का वोट लेंगे तो ऑडिटर्स डेफिनेटली क्या वोट करेंगे, यस के लिए, यस और नो। अरे इंटरेस्टेड पार्टी हो गए हैं बच्चों, इन लोगों ने ही ऑडिट रिपोर्ट बनाई है और इनसे ही हम वोट लेंगे तो डेफिनेटली तो सपोर्ट करेंगे ना, इसलिए Yes, हम sir. इनको वोट करने का राइट नहीं दे रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ये चीज, ये लॉजिक था और बहुत ही सिंपल लॉजिक था। नाउ सबसेक्शन 8 द बोर्ड रिपोर्ट, जो कि इसका रेलेवेंट सेक्शन है बेटा, सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 हम पढ़ेंगे अकाउंट्स एंड ऑडिट के अंदर। उसके अंदर आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। अब देखिए डिस्क्लोजर की जहां तक बात आती है, बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं, लेकिन regarding the topic of 177, that is audit committee, we have to disclose in the audit board report the composition of audit committee, कि इस audit committee के अंदर कौन कौन है। Now what do you mean by the composition? We will disclose that who are the independent directors, what are their names, okay, all these kind of things। ठीक है, तो उनके नेम्स और उनकी पोजीशन और इनके नंबर कि कितने हमने रखे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर कंपनी के अंदर 3 ही हो, अगर मैंने 3 बताया है तो ये बेटा मिनिमम है। देयर माइट बी पॉसिबल कि आपके यहाँ पे 5, 10 कितने भी हों मेंबर्स, आपको बताना पड़ता है ना। एंड अगर हमारा बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करता है द रिकमेंडेशंस ऑफ ऑडिट कमिटी, यानी कि अगर हमारी ऑडिट कमिटी, सिचुएशन समझ लो बच्चों, हमारी यहां पर ऑडिट कमिटी है, ठीक है, इन लोगों ने क्या करा, रिकमेंडेशन दिया रिगार्डिंग एनीथिंग। रिकमेंडेशन गया किसको, हमारे बोर्ड को। अब हमारे बोर्ड ने रिकमेंडेशन नहीं माना, ये लो, नहीं माना तो नहीं माना। अब हमारे बोर्ड की क्या ड्यूटी है, बोर्ड को बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बतानी पड़ेगी कि ऐसी कौन से रिकमेंडेशन था जिसको हमने नहीं माना है, एंड वी ऑल्सो हैव टू गिव द जस्टिफिकेशन कि ऐसा क्या देखा हमने कि हमने ऑडिट कमिटी की रिकमेंडेशन को नहीं माना। नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? द लॉजिक इज ऑडिट कमिटी इज एन इंडिपेंडेंट कमिटी, ओके, so definitely if they are recommending something, they are dealing the matters unbiasedly, non biased matter पे वो कर रही है, बट स्टिल बोर्ड उनकी रिकमेंडेशंस को नहीं सुन रहा है, सो वी हैव टू जस्टिफाई द एक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बताइए समझ पाए क्या? बच्चों इज इट डन और नॉट? सर ये वाला पॉइंट वापस बताऊं? सर एग्जांपल दे दो। हाँ सर, एग्जाम्पल, हाँ लास्ट पॉइंट बता दो। ये बहुत अच्छी चीज बताइए कि सर एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल देने के लिए आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि व्हाट आर द ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सर ये दे रखा है सबसेक्शन 4 के अंदर, ये तो लो। अब क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, याद है किसी को? इसके अंदर सबसे पहला था फॉर द रिकमेंडिंग रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, रिगार्डिंग द रिमूवल एंड रिगार्डिंग द टर्म ऑफ ऑडिटर्स। तो बस ये मान लीजिए हमने रिकमेंडेशन दिया है ऑडिट कमेटी ने कि भैया मिस्टर शर्मा को आप क्या कर लीजिए, अपॉइंट कर लीजिए एज एन ऑडिटर। इसके अपॉइंटमेंट की हमने रिकमेंडेशन दी है बोर्ड को। अब बोर्ड ये कहता है नहीं, मिस्टर शर्मा को हम अपॉइंट नहीं करेंगे एज एन ऑडिटर। देन इन द बोर्ड रिपोर्ट द बोर्ड हैज टू मेंशन कि ऑडिट कमेटी ने मिस्टर शर्मा को रिकमेंड किया था, हमने मना किया है, एंड व्हाट आर द जस्टिफिकेशंस कि हमने भैया ऐसे क्या देख लिया मिस्टर शर्मा में that he is not eligible to become an auditor of the company. Now, is it done or not बच्चों? यस सर। चलो, किसी और को डाउट टिल नाउ?
No, sir. नहीं, okay. Now we are at the end stage of the section, end game. ठीक है. So every listed company, अब ये बात यहाँ पे ये कर रहा है कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको विजिल मैकेनिज्म को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द विजिल मैकेनिज्म. विजिल मैकेनिज्म एक्चुअली होता क्या है. तो किसी ने नाम सुना है विसल ब्लोअर पॉलिसी? विसल ब्लोअर तो नाम सुना होगा, Yes, sir. है ना. तो कंपनी के अंदर भी एक ना बेटा विसल ब्लोअर पॉलिसी हुआ करती थी एक टाइम पर. उसी का ही नाम चेंज करके हमने क्या रख दिया, विजिल मैकेनिज्म रख दिया ना. अब आपका सवाल रहेगा सर विसल ब्लोअर पॉलिसी क्या होता है, अब ये बताओ. बेसिकली हमारी कंपनी के अंदर फ्रॉड होने के काफी सारे चांसेस रहते हैं. ठीक है, ये हमारी कंपनी है जिसके अंदर फ्रॉड हो रहा है ना. यहां पर ये जो एक ऑफिस है कोने कोने में, इसको पता है कि क्या हो रहा है, या तो फ्रॉड हो रहा है या फिर सस्पेक्टेड क्या है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं. सो इन दैट केस ये पर्सन विसल ब्लो कर सकता है. विसल ब्लो यानी कि सीटी बजाना, टू मेक योरसेल्फ अटेंशन लेने के लिए कि भैया देखो ये क्या कर रहा है, गलत कर रहा है. तो इसलिए हमने बनाई थी विसल ब्लोअर पॉलिसी, जिसके अंदर सारी कंपनी को पता चल जाता है कि अरे ये फला जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, ये ऐसी कुछ हरकत कर रहा है. ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द विसल ब्लोअर पॉलिसी. ठीक है. नाउ अब विजिल मैकेनिज्म किस किस को बनाने की जरूरत है. सबसे पहला एवरी लिस्टेड कंपनी. नाउ सेकंड आता है आपका एवरी कंपनी हु एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. और ऐसी कंपनी जो कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ले उसको क्या कहते हैं बच्चों अपन, अरे ऐसी पब्लिक कंपनी जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है पब्लिक से, कौन सी कंपनी कहलाती है वो. नालायक को सामने लिख रखा है, एलिजिबल कंपनी कहलाती है. अब क्या करूं तुम्हारा. ठीक है, तो यहां पर मैंने सीधा एलिजिबल कंपनी लिख दिया. आप ऐसा लिख सकते हैं और लिखना भी चाहिए आपको, अ कंपनी हु एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. ठीक है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे एलिजिबल कंपनी लिख दिया है. एंड भाई ऐसी कंपनी जो बोरो मनी करती है फ्रॉम द बैंक्स एंड द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीस, तो ऐसी कंपनीज को क्या करना पड़ता है, विजिल मैकेनिज्म बनाना पड़ता है. ठीक है, किन किन लोगों के लिए, सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए बना दें, क्या कहते हो बच्चों, ओनली एम्प्लॉइज को कवर करते हैं अपन. No, sir. No, sir. देखो अगर एम्प्लॉइज को ही कवर करेंगे तो फिर अगर डायरेक्टर्स फ्रॉड करते हैं तो फिर क्या करोगे, दिक्कत हो जाएगी ना. दैट्स व्हाई वी हैव कॉन्स्टिट्यूट एन विजिल मैकेनिज्म फॉर द डायरेक्टर्स एज वेल एज द एम्प्लॉइज. बेटा चलो, नाउ क्या करेंगे ये लोग रिपोर्ट करेंगे जेन्युइन कंसर्न्स. अगर उनको लगता है कि हाँ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन से यहाँ फ्रॉड हो रहा है, दे माइट रिपोर्ट टू द ऑडिट कमिटी अंडर द विजिल मैकेनिज्म. ओके, नाउ लास्ट सबसेक्शन. इस लास्ट सबसेक्शन पर आने से पहले आपको इससे जुड़े कुछ रूल्स देखने पड़ेंगे जो सेक्शन 9 से जुड़े हुए बात कर रहे हैं. ये रूल्स हैं बच्चों, ये रूल्स हैं ऑन द विजिल मैकेनिज्म और इसका एड्रेस है कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स 2014. नाउ ये कहता है कि जब भी कंपनी को एक कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत आती है, क्या, ऑडिट कमेटी, तो फिर वो ऑडिट कमेटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ओवरसी करेगी किसको, विजिल मैकेनिज्म. क्लियर है. यानी कि अगर आपकी कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी है तो वो संभालेगी किसको, विजिल मैकेनिज्म को संभालती है ना. अगर उस ऑडिट कमेटी के अंदर किसी भी मेंबर का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है किसी रिलेवेंट केस के अंदर, देन ही शैल रिक्यूज हिमसेल्फ. रिक्यूज मतलब कि चैलेंज, यानी कि वो खुद बोलेगा कि अरे भैया मेरा क्या है इसके अंदर इंटरेस्ट है, और वो हट जाएगा. एंड जो दूसरे अदर मेंबर्स हैं उस ऑडिट कमेटी के, वो डील करते हैं उन मैटर के ऊपर. ठीक है, ये होता है आपका in a situation where the company is required to constitute an audit committee. Now,
आप लोग बोलोगे सर डेफिनेटली हर किसी को तो ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत है नहीं, तो उन कंपनीज का क्या होगा जिसके अंदर ऑडिट कमेटी नहीं है? सो इन केस ऑफ दैट काइंड ऑफ अदर कंपनीज, हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो नॉमिनेट करते हैं एक डायरेक्टर को, जो किसका रोल प्ले करता है? ऑडिट कमेटी का रोल प्ले करता है फॉर द पर्पस ऑफ द विजिल मैकेनिज्म. Just for the purpose for the vigil mechanism, and nominated director act as the audit committee. Please remember, डायरेक्टर रोल कर रहा है ऑडिट कमेटी का, ऑडिट कमेटी के अंदर पहुंच नहीं जाएगा ये, ठीक है ना? किसके लिए काम करेंगे हम? फॉर द डायरेक्टर्स एंड फॉर द एम्प्लॉइज, ताकि वो क्या कर सके? रिपोर्ट कर सके अपने जेन्युइन कंसर्न्स को, ठीक है? एंड ये जो थर्ड पॉइंट है आपका, ये सेम टू सेम है जो अपन सेक्शन के अंदर पढ़कर आए हैं कि विजिल मैकेनिज्म के अंदर हमको एडिक्वेट सेफगार्ड देना पड़ता है एंड डायरेक्ट एक्सेस होता है इसका ऑडिट कमेटी का. आ जाओ, ये जो है ये है बेटा आपका सब सेक्शन 10 जो कि हम अब पढ़ रहे हैं. आ जाओ, इसको यहां पर डिटेल के अंदर मैंने बताया है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो. ये लीजिए, इसके अंदर ये कहता है कि आपका जो विजिल मैकेनिज्म है उसकी ये ड्यूटी है और वो प्रोवाइड करना पड़ेगा उसको क्या? एडिक्वेट सेफगार्ड्स. ये एडिक्वेट सेफगार्ड से क्या मतलब है? फुर्ती से बताओ. कि सर अगर कोई भी अपन को बताने आए तो ऐसा नहीं है कि बाद में उसके साथ गलत हो जाए, लाइक उसको निकाल दिया कुछ भी. हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. भाई हमारा जो एक भोला भाला सा एम्प्लॉय है जिसने जो विसल बजाई थी या एक विजिल मैकेनिज्म का यूज किया था उसने, चलो बहुत ही अच्छी बात है, इसको पनिशमेंट भी मिला, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये तो रहने वाला तो यही है ना. अब ये क्या कहता है? बाहर निकल बताता हूं. यस और नो? मेरी शिकायत करेगा? रुको मैं बताता हूं तेरे को. तो इसके चलते ये एम्प्लॉय बेचारा क्या होता है? विक्टिमाइजेशन होता है इसका, यानी कि जो इसने किया उसका उसको भुगतना पड़ता है. सो इससे बचाने के लिए विजिल मैकेनिज्म को क्या करना पड़ेगा? एडिक्वेट सेफगार्ड्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं. एंड हम इसको ये भी अलाउ करेंगे हमारे पर्सन, हमारे एम्प्लॉई और डायरेक्टर को, कि उसका सीधा एक्सेस किसके पास हो? चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमेटी के पास हो. नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? समटाइम्स क्या होता है बच्चों, एक हायरार्की होती है. जैसे कि देखिए यहां पर बैठी है आपकी ऑडिट कमेटी, ठीक है, चलो यहां पर है आपके सबसे ऊपर डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के भी ऊपर क्या है? प्रमोटर्स, ठीक है, प्रमोटर्स के नीचे भी क्या है आपका? लोअर मैनेजमेंट, ठीक. उस लोअर मैनेजमेंट के अंदर भी क्या है? आपका पूरा का पूरा स्टाफ है. उस स्टाफ के अंदर भी एक टीम के एम्प्लॉइज हैं. उस एम्प्लॉइज के अंदर हमारा क्या है? मिस्टर शर्मा जी काम करते हैं. क्या करते हैं? मिस्टर शर्मा जी काम करते हैं. अब मिस्टर शर्मा जी एक अकाउंटेंट है जिसको ये पता चला है कि जो हमारा डायरेक्टर है ना वो फ्रॉड कर रहा है, ठीक है. अब हमारा मिस्टर शर्मा जी अपने बॉस को बताएगा क्या कि तुम्हारे बॉस का भी जो बॉस है ना वो फ्रॉड कर रहा है और मुझे कहां पे जाना है? ऑडिट कमेटी में जाना है. मुझे बताओ ये मिस्टर शर्मा जी पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे ऑडिट कमेटी तक? बच्चों नहीं पहुंच पाएंगे, और पहुंचेंगे भी तो पीसेज में पहुंचेंगे, पूरे साबुत तो नहीं पहुंचने वाले, आई एज्यूम, क्योंकि डायरेक्टर कभी अलाउ नहीं करेगा. यस और नो? दैट्स व्हाई वी हैव गिवन द पावर इन द विजिल मैकेनिज्म दैट इन द एक्सेप्शनल और एप्रोप्रिएट केसेस हमारा जो मिस्टर शर्मा है वो सीधा किसके पास जा सकता है? ऑडिट कमेटी के भी चेयरमैन के पास जा सकता है. मतलब ऑडिट कमेटी के पास भी नहीं जाएगा, वो सीधा किसके पास चल जाएगा? चेयरमैन के पास ही चल जाएगा. अब यहां पर ऑडिट कमेटी के मेंबर्स पे भी हमको भरोसा नहीं रहा, ऐसा समझ में आ रहा है हमको? यस और नो? यस. क्या रीजन है इसका? क्योंकि सर आपने पढ़ाया है सबसेक्शन 2 के अंदर कि इसके अंदर जो कम से कम 3 लोग रहते हैं ना उसके अंदर मेजोरिटी जो होती है वो होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो डेफिनेटली अगर मेजोरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो बाकी दूसरे कंपनी से जुड़े हुए हो सकते हैं मेंबर. यस और नो? यस. सो इस केस के अंदर इसीलिए हम सीधा चेयरमैन तक एक्सेस दे रहे हैं उस इंसान को, ठीक है. दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस होल कॉन्सेप्ट. सो ओनली इन द केस ऑफ एप्रोप्रिएट और एक्सेप्शनल केसेस. ऐसा नहीं है कि हमारे एम्प्लॉय ने इसकी छुट्टी नहीं करी या एक छुट्टी खा गया इसकी
पेड लीव, तो ये भाई साहब सीधा का सीधा चेयरमैन के पास पहुंच गए, बोले देखो मेरी एक पेड लीव खा गए ये लोग, बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया इन लोगों ने। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इन द एप्रोप्रिएट और एक्सेप्शनल केसेस के अंदर ही आपको क्या मिलता है? एक्सेस मिलता है। एंड सेकंड पॉइंट, डिटेल्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स जो भी आपके हैं फॉर द रिगार्डिंग द विजिल मैकेनिज्म, आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है कंपनी के वेबसाइट पर, अगर है तो। ये आपके लिए एक ट्रिक रह सकती है, इसको याद कर लो बच्चों। अगर कभी भी कंपनी के वेबसाइट अगर आप लिखने वाले हो तो हमेशा लिखना आगे इफ एनी, बिकॉज पूरे एक्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि कंपनी की वेबसाइट होना जरूरी है, अनलेस दैट कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी। जब तक आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं है, आप वेबसाइट नहीं भी बनाते हो तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। तो वेबसाइट पर डालिए एंड अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी बात करिए विजिल मैकेनिज्म के बारे में। नाउ सेम टू सेम चीज आपको रूल्स के अंदर भी यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है, कि एडिक्वेट सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करोगे, डायरेक्ट एक्सेस रहेगा ऑडिट कमेटी के, किसके पास बच्चों? ऑडिट कमेटी के कौन से? चेयरपर्सन। बिल्कुल सही, चेयरपर्सन, इन द एप्रोप्रिएट एंड एक्सेप्शनल केसेस। ठीक। नाउ अगर एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है, आप लोग पूछोगे सर क्या हो अगर एक डायरेक्टर या फिर कोई एम्प्लॉय क्या कर रहा है? रिपीटेड फ्रिवोलियस कंप्लेंट्स कर रहा है, यानी कि फालतू की कंप्लेंट्स कर रहा है कि देखो इसने मेरा पेन चुरा लिया, इसने मेरी वाटर बॉटल नहीं दे रहा मेरी, अब क्या करें? तो फिर उस केस के अंदर हमारी जो ऑडिट कमेटी है, क्योंकि ऑडिट कमेटी संभालती है विजिल मैकेनिज्म को, एंड इन द अदर केस वो नॉमिनेटेड डायरेक्टर जो है, जो रोल प्ले कर रहा है ऑडिट कमेटी का, वो सुटेबल एक्शंस लेंगे ऐसे डायरेक्टर और एम्प्लॉय के अगेंस्ट, जिसके अंदर क्या हो सकता है? इंक्लूडिंग द रिप्रिमांड। अब ये रिप्रिमांड का मतलब क्या होता है? रिप्रिमांड मतलब अच्छे से डांट फटकार लगाना, मतलब साइड में लेकर इसको खर्चा पानी देना, सिंपल टर्म्स में बोले तो, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको आराम से डरा धमका सकते हैं, बोले दोबारा मत आ जाना वरना दिखोगे नहीं यहां पर, ऐसे करके। सो ये हैं आपके रूल्स रिगार्डिंग द विजिल मैकेनिज्म, एंड अबव दैट 177 के 10 सबसेक्शन हमने यहां पर कंप्लीट कर लिए। बताओ बच्चों, क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, तो यहां पर आपका पूरा खत्म होता है आपका सेक्शन 177 अलोंग विद द रिलेवेंट एप्लीकेबल रूल्स। ठीक है, कल देखते हैं सेक्शन 178। ओके सर, थैंक यू। वेलकम बच्चों।